मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एवं आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर यूजीसी नेट, टेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसबी तथा हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी वीडियो हम पहले डाल चुके हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित, उन वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज के हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 68, ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? लहंदा, पहाड़ी, पंजाबी, सिंधी। हमारा उत्तर है घ सिंधी। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास व सिंधी भाषा निकली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास, प्रचार, प्रसार के लिए गठित प्रथम संस्था का नाम क्या है? हिंदी प्रचार समिति, नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास, प्रचार, प्रसार के लिए गठित प्रथम संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। मैं आपको बताना चाहूंगी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 13 जुलाई 1893 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास, श्री गोपाल प्रसाद खत्री और पंडित राम नारायण मिश्र को जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। श्याम सुंदर दास, श्री गोपाल प्रसाद खत्री और पंडित राम नारायण मिश्र, इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष हुए। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? कौरवी, रेडता, हिंदवी, हिंदुस्तानी। जो खड़ी बोली है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है कौरवी। हमारा उत्तर है कौरवी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अवहट, अवहथ, देश भाषा, डिंगल। जो हमारा उत्तर होगा घ डिंगल। जो डिंगल है अपभ्रंश भाषा के लिए उपयुक्त नहीं है। अपभ्रंश भाषा को अवहट, अवहथ और देश भाषा भी कहते हैं। और जो डिंगल भाषा है इसे भाट भाषा भी कहते हैं। और ये राजस्थानी और अपभ्रंश से की मिश्रित है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था। इसे भाट भाषा भी कहते हैं डिंगल को। अगला प्रश्न है, वियोगात्मक भाषा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। जो वियोगात्मक भाषा है वो है अपभ्रंश। उत्तर है इसका ग अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? 500 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1800 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हुआ था। उत्तर है इसका ग 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंदौर, उज्जैन एवं देवास किस बोली के क्षेत्र हैं? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढानी। इंदौर, उज्जैन और देवास मालवी बोली के क्षेत्र हैं। उत्तर है ख मालवी। ये जो मालवी है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर एवं सवाई माधोपुर में राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, मालवी, ढूंढानी, मारवाड़ी। जयपुर एवं सवाई माधोपुर में राजस्थान की ढूंढानी बोली बोली जाती है। उत्तर है ग ढूंढानी। अगला प्रश्न है, तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आही जामे मार्ग प्रेम का शवे सराहे ताही। ये कथन किसका है? जायसी, रहीम, तुलसीदास, विद्यापति। ये कथन है जायसी का। उत्तर है क जायसी। अगला प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मीठा कथन किसका है? स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहप्पा, विद्यापति। देसिल बयाना सब जन मीठा ये कथन विद्यापति का है। उत्तर है घ विद्यापति। अगला प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, शंभू, अब्दुल रहमान। हमारा उत्तर है घ अब्दुल रहमान। संदेश राशक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं संदेश राशक के बारे में। संदेश राशक अब्दुल रहमान की कृति है जो 223 छंदों का छोटा सा विरह काव्य है। इसमें विजयनगर की एक विरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। और ये रचना विप्रलंब श्रृंगार रस की है और इसका रचना काल 1100 ईस्वी के आसपास का है।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना है महापुराण, कुमार रासो, उपदेश रसायन रास, भविष्यत कहा। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की जो रचना है वो भविष्यत कहा है। उत्तर है घ भविष्यत कहा। जो भविष्यत कहा है ये 22 संधियों का एक काव्य है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लौकिक कथा है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं? स्वयंभू, सरहप्पा, पुष्पदंत, मुंज कवि। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। उत्तर है सरहप्पा। अगला प्रश्न है, पावड़ा धोवा रचना किस जैन कवि की है? राम सिंह, हेमचंद्र, धनपाल, पुष्पदंत। जो पावड़ा धोवा है वो राम सिंह कवि की है। जो राम सिंह जैन कवि है इनकी कृति है पावड़ा दोहा। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि, राजशेखर, धनपाल, हेमचंद्र। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो इनका समय 11वीं शताब्दी है और ये गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समकालीन थे। इनको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। इनका बचपन का नाम चांगदेव था और हेमचंद्र जी गणितज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत का समय कौन सा है? 11वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी। जो पुष्पदंत है इनका समय है 10वीं शताब्दी। उत्तर है 10वीं शताब्दी। और इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत जी को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य पिशाच का है। क्या कहा है? अभिमान मेरु और काव्य पिशाच स्वयं को पुष्पदंत जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र का समय क्या है? 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 11वीं सदी और 10वीं सदी। जो हेमचंद्र जो समय है वो हम पहले बता चुके हैं। उत्तर है हमारा 11वीं सदी। हेमचंद्र जी 11वीं शताब्दी के कवि है, जैन कवि है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र का बचपन का नाम क्या है? ये भी बता चुके हैं। कौन सा अनुमान लगा सकते हैं? चांगदेव, देवदत्त, बुद्धदेव, सोमदेव। कौन सा हुआ? चांगदेव। हेमचंद्र का बचपन का नाम चांगदेव है जो 11वीं शताब्दी के जैन कवि है। अगला प्रश्न है, देसी नाममाला प्राकृत अपभ्रंश कोश ग्रंथ किसका है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, धनपाल। देसी नाममाला प्राकृत अपभ्रंश कोश ग्रंथ हेमचंद्र जी का है जो जैन कवि है। अगला है, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? धनपाल, जोइंदू, हेमचंद्र, गोरखपा। जो गोरखपा है इसकी जो गणना है वो 84 सिद्धों में होती है। उत्तर है गोरखपा। धनपाल, जोइंदू, हेमचंद्र ये जैन कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? डोमिपा, स्वयंभू, सरहप्पा, गोरखपा। हमारा उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू जैन सिद्ध कवि नहीं है, ये जैन कवि है और ये 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं और इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में 63 महापुरुषों के चरित्रों का चित्रण किया गया है? पद्मचर्यु, महापुराण, भविष्यत का, संदेश रासक। हमारा उत्तर है महापुराण में 63 महापुरुषों के चरित्रों का चित्रण किया गया है। और जो ये पुष्पदंत की रचना है, पुष्पदंत जो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। और पद्मचर्यु ये राम काव्य है, शंभू की कृति है। भविष्यत का धनपाल की रचना है जिसके बारे में पहले बता चुके हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान की कृति है जो 223 छंदों का छोटा सा विरह काव्य है। अगला प्रश्न है, एक हृदय भारत जननी किस मिति का आदर्श वाक्य था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा। एक हृदय भारत जननी ये राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का आदर्श वाक्य था। उत्तर है इसका गैर राष्ट्रभाषा प्रचार सभा। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और वर्धा में हुई थी। काका कालेलकर के सुझाव पर इसका नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रखा गया।
काका कालेलकर ने सुझाव दिया कि इसका जो नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार सभा से हटा के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रखा जाए और वही नाम रखा गया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसकी स्थापना महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। कब की थी? 1936 में। कहाँ की थी? वर्धा में। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन है? कुतुबन, जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद है, जिसकी रचना है चंदायन, और इसका जो चंदायन का रचना काल है वो 1379 है। अगला प्रश्न है, और साथ में अवधी भाषा की जो ये तो प्रश्न में दे रखा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना जायसी ने किस भाषा में की थी? विकल्प है संस्कृत, ब्रजभाषा, ठेठ ग्रामीण अवधी, हिंदी। पद्मावत की रचना जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा में की थी। उत्तर है ग, ठेठ ग्रामीण अवधी, और इसकी रचना इन्होंने 1540 में की थी। अगला प्रश्न, रीवा किस बोली का केंद्र है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। जो रीवा है वो बघेली बोली का प्रमुख केंद्र है, और जो उत्तरक है बघेली, और जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, और बघेलखंड इसका प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर। हिंदी दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर है ग, 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जून, 10 जुलाई, 10 जनवरी। हमारा उत्तर है घ, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? 5, 18, 5, 20, 5, 22, 5, 17। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 22 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, और 22 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। हमारा उत्तर क्या है? हिंदी भाषा वियोगात्मक है। अगला प्रश्न है, संसार में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 9, 10, 11, 12। संसार में कुल 12 भाषा परिवार है। उत्तर है घ, 12। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र है? अवधी, कन्नौजी, मालवी, ब्रजभाषा। लखनऊ और बाराबंकी अवधी भाषा के प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, यूराल अल्ताई परिवार की भाषा है? अरबी, हिंदी, संस्कृत, तुर्की। यूराल अल्ताई परिवार की भाषा है वो तुर्की है। उत्तर है घ, तुर्की। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? सामी, द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय, चिन्नी तिब्बती। जो अरबी भाषा है वो सामी भाषा परिवार की भाषा है। अगला है, भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से हैं अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, निम्न में से कोई नहीं। जो भारोपीय परिवार की भाषा है वो आकृतिक मूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक है। उत्तर है श्लिष्ट योगात्मक। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में इस हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा आदिकाल से संबंधित जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।